नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर के साथ। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। 72 साल की उम्र में मुंबई माया नगरी में आखिरी सांस ली सरोज खान ने। कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी। सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी हुआ था और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सरोज खान ने कई बड़े गानों को कोरियोग्राफ किया। करीब 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया गया। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी सहित कई हस्तियों को डांस सिखाया और इसीलिए उनका इतना नाम था, सम्मान था और बॉलीवुड में उनसे बड़ा कोरियोग्राफर किसी को नहीं कहा गया। जी हां, एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर सरोज खान और सरोज खान का निधन हुआ। सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही थी और कुछ दिन से ये तकलीफ ज्यादा बढ़ रही थी और उसके बाद अब सरोज खान का निधन हुआ है। बता दें कि कोरोना की टेस्टिंग भी की गई थी और कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन कोरोना टेस्ट के नेगेटिव आने के बाद सांस लेने में दिक्कत लगातार बनी रही और अब सरोज खान की मौत हुई है। और चलिए अब आपको एक और बड़ी और बेहद अहम खबर बताते हैं। खबर यूपी के कानपुर से। बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद। एक कुख्यात बदमाश को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आरोपी बदमाश भागने में भी कामयाब रहा। यूपी पुलिस ने राज्य के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से डीजीपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर दें। इस पूरे के पूरे नरसंहार का मास्टरमाइंड विकास दुबे। जी हां, विकास दुबे को ही पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। सवाल ये कि इस तरीके के गोपनीय ऑपरेशन का पहले से बदमाशों को पता चला कैसे 8 जवान शहीद हो गए। और सवाल यह भी कि इस कानपुर एनकाउंटर में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन। गांव में दबिश देने के लिए पुलिस गई, अपराधियों ने ही उल्टा हमला कर दिया। अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी और विकास दुबे तो हाथ नहीं लगा, लेकिन हाथ लगे 8 पुलिसकर्मियों के शव। जी हां, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और एचसी अवस्थी जो डीजीपी है यूपी के, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की ने बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह बदमाश हिस्ट्री शीटर है। रेड के दौरान बदमाशों ने ही पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन ऐसे हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है तो कैसे पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, और अगर पहले से इंफॉर्मेशन ना होती तो शायद इतने जवान मौत के घाट ना उतरते, इतने जवान शहीद साफ तौर पर ना होते। रात में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी, लेकिन पुलिस की टीम पर उल्टा ही हमला हो गया, जिस हमले में इन जवानों की जान चली गई। शहादत को ये सब प्राप्त हुए। सीओ देवेंद्र मिश्रा, जी हां, सीओ देवेंद्र मिश्रा भी इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा को मिलाकर। अब सवाल ये कि क्या कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कितनी टीमों का गठन किया जाएगा और कैसे विकास दुबे नाम के इस हिस्ट्री शीटर बदमाश को सलाखों के पीछे ले जाकर इन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लिया जाएगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे इनके लिए एक सरदर्द, जी हां, पुलिस महकमे के लिए एक सरदर्द था और अब की बार भी उसे नहीं पकड़ पाई यूपी पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी अवस्थी से इस बाबत पूरी रिपोर्ट मांगी है। आप भी सुनिए जरा। दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं। कौवेपुर थाना क्षेत्र के विकरीव गांव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से तैयारी करके बदमाशों ने तुरंत फायरिंग कर दी थी, ये जो सूचना मिली है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक सीओ, एक
एसओ, 2 एसआई और 4 जवान शहीद हुए हैं। ये सूचना प्राप्त। जान से मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जैसे ही आला अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वे मौके पर पहुंचे। पूरे जिले का फोर्स इस समय बिकरू गांव पर मौजूद है। इसके अलावा बिकरू आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। फिलहाल जो अपराधी विकास दुबे, जिसे पकड़ने पुलिस आई थी, वो फरार चल रहा है। आपको बता दें, इस साथी अपराधी ने थाने में घुस करके बीजेपी नेता की हत्या की थी और इसके बाद तमाम अपराधों में लिप्त रहा, लेकिन अभी तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। और अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ा अपडेट। हरियाणा का क्या सूरत हाल। हरियाणा में कोरोना से 24 घंटे में 11 लोगों की जान चली गई। गुरुग्राम में 4 और फरीदाबाद में 3 की मौत हुई। करनाल में 2, हिसार, रोहतक में एक शख्स ने अपनी जान गंवाई। हरियाणा में 251 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। हरियाणा में अब तक 15,500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता दें, 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 106 नए केस, कुल मामले 5,569। फरीदाबाद में 130 नए केस है, कुल मामले 4,028। सोनीपत में 131 नए केस, कुल मामले 1,339। झज्जर में 35, करनाल में 34, रोहतक में 31 केस। हरियाणा में 11,019 मामले और मरीज रिकवर हुए हैं 4,239, यानी एक्टिव केसेस। अब आप देख लें कोरोना केस में हरियाणा की क्या ग्राफिक्स है, क्या तस्वीर है। पॉजिटिव केसेस 15,509 है, ठीक हुए 11,019 लोग हैं और 251 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान भी गंवाई है। जी हां, लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा खासतौर पर। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख लें, 5,569 कुल मामले हैं और ठीक हुए 4,291 लोग हैं, जबकि बता दें कि 96 लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवाई है। जी हां, 96 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये अपडेट कोरोना से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद की आप तस्वीर देखें, 4,000 से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव यहां पर आ चुके हैं, यानी जो आंकड़ा पहले कम था फरीदाबाद का, वो भी 4,000 के पार पहुंच चुका है और ठीक हुए लोग 2,781, जबकि 83 लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवाई है। कुल मिलाकर फरीदाबाद और गुरुग्राम टेंशन का सबब बढ़ाते हुए, लेकिन उसके साथ साथ जो कुल आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे समस्याओं का दौर हरियाणा के लिहाज से बढ़ता हुआ। सोनीपत में आप देख लें, 1,339 केस, ठीक हुए 844 लोग और कुल 18 लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवाई है। तो ये टॉप 3 हरियाणा के आप कह सकते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं रोहतक में जो आंकड़ा 600 के पार है, 626 और ठीक हुए कुल मरीज 533, 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। रोहतक की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। भिवानी की तस्वीर आप देख लें, 441 कुल पॉजिटिव केसेस है, जो लोग ठीक हुए वो 185 है और 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हां, पॉजिटिव केसेस 441 हरियाणा के भिवानी में और भिवानी के साथ साथ रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। करनाल की आप तस्वीर देख लें, सीएम सिटी है, 359 कुल पॉजिटिव केसेस है और 216 लोग ठीक भी हुए हैं। जी हाँ, 216 लोग ठीक भी हुए और 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है करनाल में। तो रोहतक की तरह करनाल में भी 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस कोरोना काल के बीच में। और अंबाला में 344 लोग जो पॉजिटिव आए और अच्छी बात यह कि 309 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए, लेकिन 3 लोग अपनी जान गंवा गए इस दौरान। तो ऐसे में ये भी एक चिंता का सबब आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर जगह पर लोग जान भी गंवाते हुए इस बीमारी के कारण। पलवल में भी 3 लोगों की जान गई है। पॉजिटिव केसेस 332 है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कुल लोग ठीक यहाँ पर हुए वो 245 है। पलवल की तस्वीर आप देख लें, पलवल में 332 पॉजिटिव केस है और 245 लोग ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा 3 पर पलवल में जो
जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। पलवल की ये तस्वीर, पलवल से लेकर कोलकाता करनाल तक जो लोगों की जान जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी नजर आता है। और मुश्किल का सबब ये भी कि काफी ज्यादा केसेस हरियाणा में। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अमित शाह ने बैठक की है। एनसीआर के साथ लगते 3 राज्यों की सीएम से चर्चा की गई। जी हां, बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। बिना लक्षण के संक्रमण फैलना चिंताजनक है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया, इसे असिम्प्टोमेटिक भी कहा जाता है। जी हां, असिम्प्टोमेटिक यानी आप में लक्षण नहीं है लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके के मामले बढ़ते हैं तो चिंता का सबब भी बढ़ता है। बूथ लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया है। जी हां, बूथ लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाने पर चर्चा हुई जब अमित शाह के साथ बैठक हुई। एक प्रदेश सरकार की ओर से भी अपनी बात रखेगी। मैं मानता हूं कि हरियाणा अपने आप में रिकवरी की बात हो या फिर आज टेस्टिंग की बात हो, बेहतर कर रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता के साथ एक एक हमारा अधिकारी भी और नागरिक भी अपना पूरा साथ दे रहा है। मगर यही है कि किस तरीके से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ट्रेस किया जाए, और सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उसको कैसे बूथ लेवल पर हम बढ़ाए। खास तौर पे ऑक्सीमीटर के माध्यम से बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन को रेगुलर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा एटलीस्ट। न्यूज 18 पर कोरोना से जुड़ी पूरी अपडेट आपको एक मर्तबा दे दें। पंजाब से जुड़ी खास 10 बातें आपको बता देते हैं। पंजाब में 5800 तक कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। पंजाब में कोरोना से 4 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमृतसर और गुरदासपुर में एक एक शख्स की मौत हुई है, जबकि संगरूर और भटिंडा में भी एक एक शख्स ने, एक एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। पंजाब में अब तक कुल 154 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है, जबकि 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले पंजाब में सामने आए हैं। 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले। लुधियाना में 36, जालंधर में 18 नए केस, भटिंडा में 7, अमृतसर में 5, मुक्तसर में 6 केस सामने आए। पटियाला, कपूरथला, मोहाली में 6 नए मरीज सामने आए हैं। गुरदासपुर, फाजिलका, रूपनगर में 5 नए केसेस सामने आए। बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल में 1000 के पार कोरोना का आंकड़ा। किन्नौर में आईटीबीपी के 17 जवान पॉजिटिव मिले हैं। शिमला के रामपुर में भी 6 जवान संक्रमित पाए गए। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1014 कुल केसेस, 629 मरीज ठीक हुए हैं और 362 एक्टिव केसेस है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में 1000 के पार कोरोना के केसेस पहुंचे हैं। जी हां, 1000 के पार कोरोना के मरीज। किन्नौर में आईटीबीपी के 17 जवान पॉजिटिव मिले हैं और इनके साथ साथ शिमला के रामपुर में 6 जवान संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1014 केसेस सामने आए हैं। 629 मरीज ठीक भी हुए, 362 एक्टिव केसेस हैं। क्या एक खीरे की वजह से किसी पर जानलेवा हमला हो सकता है? क्यों कोई सब्जी के लिए किसी की जान का दुश्मन बन जाएगा? लेकिन अमृतसर में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। जरा ये गुंडागर्दी देखिए। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। और आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? ये मारपीट सब्जी विक्रेता के साथ की गई है, जिस पर दर्जन भर लोगों ने तेजधार हथियारों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। जरा तस्वीरों को देखिए, किस तरह से बदमाश सब्जी विक्रेता के घर में घुसते हैं और फिर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है।
वो जी मैं रात में आंदा सी, मैनू इन्होंने घेर के पैसे भी मेरे खो जी 24-25 हज़ार रुपया, मोबाइल भी एक ले गया मेरा। वजह की रही है फोन दी? हाँ जी वजह रही है, मेरे दुकान पे आया, दुकान पे मेरे भरा कहता एक खीरा दे दो, मेरे भरा ने बोलिया जिन्ना मर्जी ले लो, हरी सब्जी है जी। मेरा भरा ने बोलिया तो छोटा भरा उत्थे बैठा सी, उन्हें चपेट मारता, चपेट मारे बड़े भरा ने कहता ना मारो यार, सारे अपने बंदे गए। फिर 15 मिनट बाद वो चल गए है, आधे घंटे बाद वो इतों आए है मेरे घर आके तो मुँह बंद के कृपान भी ले आए, बैसबॉल ले आए, ईंटे बड़े थे मारे गेट थे, अंदर बार के खींच के मारे है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद महिला की माने तो उसकी साड़ी तक उतारने की कोशिश की गई। जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वह सब नशे में धुत थे। आके इन्हें खाण पीण की मंग की, तो जो उन्हें कहा भी खाने वाली चीज़ नहीं, इतने चूत मैं लगी, चूत मैं होने तो बाद तकरीबन उत्थों वापस चल गए। फिर पौने 11 बजे घर चल पहुँच जाके, घर आके ये घर च बैठा ही, तो दरवाज़ा खोल के अंदर वड़ के कोई सੱਟ पट मारियां। उस तो बाद ये वाइफ गाड़ी आई बचाने वास्ते आई, तो जो हथों पाई होने कपड़े जी कमीज जी पड़ गई। सर किन्ने लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया? ये 2 तो 22 ने, बाकी 8-9 अननोन फर्स्ट। बाहर कोरोना का कहर, लेकिन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं। फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी बदमाश अगर ऐसे बेखौफ हैं तो कानून का खौफ आखिर किसे है? अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं करने जा रही है, लेकिन विपक्षी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने से नहीं रुक रहे हैं। यही वजह है कि बार बार केंद्र के मंत्री जनता को भरोसा दिलाने में लगे हैं कि वो किसानों के साथ है और किसी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने जिन फैसलों को किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया, कांग्रेस उन्हें ही किसानों के खिलाफ बताने में जुटी है। ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर किसानों के साथ बातचीत में कांग्रेस हर वो कोशिश कर रही है जिसके जरिए मोदी सरकार को घेरा जा सके। इल्जाम तो ये तक है कि हालिया फैसले एमएसपी खत्म करने की ओर जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री और अकाली सांसद हरसिमरत कौर भरोसा दिला रही हैं कि उनके होते ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑर्डिनेंस विच लिखियां होइयां ने वो एक चीज कैप्टन साहब ने 2017 च पंजाब च लागू कर दित्तियां सीगियां, ते जब कैप्टन साहब ने लागू कीतियां तो बिल्कुल सही सीगा। जब कैप्टन साहब ने लागू कीती हुई स्टेट एक्ट नूं जब केंद्र ने लागू कीता ते आज लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते आ सारी कुछ कीते जा रहे ने। सो साडा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट हैगा, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੀ हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर सुखबीर बादल भी कुर्बानी की बात कर चुके हैं, यानी अकाली दल को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार एमएसपी को लेकर कुछ ऐसा नहीं करने जा रही जिससे किसानों को नुकसान हो। और बीजेपी भी बार बार बता रही है कि किसानों के नाम पर ये सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि विरोध करने वालों ने खुद कुछ नहीं किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल बयान जारी किया कि किसानों वास्ते वो किसी भी बलिदान वास्ते तैयार है। मुख्यमंत्री साहब शुक्र है तुहानू 42 महीने बाद पंजाब का किसान याद आ गया। बलिदान छड्डो, केवल और केवल अपने मैनीफेस्टो च कीते 90,000 करोड़ के किसानी कर्जे की माफी के वादे नू पूरा कर दो। बाकी तो किसानों से तुसीं कुछ कीता नहीं। केंद्र की तरफ से लाए गए हालिया ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सियासत पहले ही गरमाई हुई है और अब कांग्रेस खुलकर किसानों को साथ लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है, जबकि केंद्र की तरफ से एक बार नहीं कई बार भरोसा आ चुका है कि ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही कोई फैसला किसानों के खिलाफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनुपम खेर को बीजेपी नेता संबित पात्रा की तारीफ करना महंगा पड़ गया। विरोध बढ़ने पर अनुपम खेर को माफी तक मांगनी पड़ गई। आखिर अनुपम खेर ने ऐसा क्या कह दिया जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ गई? गए रेस्क्यू ऑपरेशन में थे और जनाब खुद ही मुश्किल में फंस गए। कुछ यही हुआ मशहूर फिल्म अदाकार और पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर के साथ, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चौतरफा घिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ खड़ा दिखने के लिए
ट्वीट पर कुछ ऐसा लिख दिया कि पात्रा का विवाद पीछे छूट गया और खुद अनुपम खेर नए विवाद में फंस गए। अनुपम खेर ने ट्वीट कुछ इस ढंग से लिखा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तुक में बीजेपी प्रवक्ता का नाम जोड़ दिया गया, जिस पर बवाल होना लाजमी था। जिस शहर से पत्नी बीजेपी की सांसद है, उसी चंडीगढ़ में कांग्रेसियों ने अनुपम खेर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इल्जाम धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा और कांग्रेस के नेता अनुपम खेर के खिलाफ एफआईआर तक की मांग करने लगे। देखिए, मैं समझता हूं कि वो समझते हैं जो एक है सिर्फ मोदी ही मोदी है, और वो समझते हैं कि वो अब मोदी के बाद वो समित पात्रा जी का जिक्र कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पहलवान है। अरे भैया, पहलवान होगा अपने घर में, आप उसको हमारे ऊपर गुरुओं की बानी के ऊपर डाल रहे हो और गुरुओं की बानी का निर्धारण कर रहे हो। एफआईआर दर्ज होगी और ठोकेंगे पकड़ के। एफआईआर किस पे दर्ज करेंगे? अरे करेंगे दर्ज अनुपम खेर पे। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने तो इस विवाद में पीएम मोदी तक को घसीट लिया। उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि अनुपम खेर ने जो कुछ लिखा उसके लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए। बिट्टू ने लिखा, अनुपम खेर की श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र शब्दों की बीजेपी प्रवक्ता के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत हुई कैसे? ये सिख सिद्धांतों को खत्म करने की आरएसएस की एक कोशिश है। पीएम मोदी को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अनुपम खेर और उनकी पत्नी को बीजेपी से बाहर करना चाहिए। ट्वीट पर मचे इसी बवाल का शोर अनुपम खेर तक भी पहुंचा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर जिस ट्विटर पर विवाद शुरू हुआ था वहीं पर माफीनामा भी लिख दिया। अनुपम खेर ने कुछ ये लिखा, अपने पिछले एक ट्वीट में मैंने गलत लिखा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सही जज्बात और शब्द 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नए ट्वीट के जरिए अनुपम खेर की कोशिश विवाद खत्म करने की है, लेकिन जिस तेजी के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और तार सीधे आरएसएस और पीएम मोदी से जोड़ दिए, उससे तो नहीं लगता कि ये विवाद अनुपम खेर को इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।